हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। सेट थ्योरी का ये 4th लेक्चर है, ठीक है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास। कल हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पहले देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। तो लेट R be an equivalence relation. Let R be an equivalence relation, ठीक है, on a non-empty set X. Okay. Let A belongs to X. ए मैंने आर जो है वो एक्स के ऊपर कैसा रिलेशन है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। अब एक्स से मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ है ए, ठीक है। अब देखिए ए की जो इक्विवेलेंस क्लास होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए is denoted by ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है वो हम यहाँ बताएंगे आपको। एंड इज डिफाइंड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू B belongs to X such that B is related with A. सॉरी, यहाँ से ये दूसरी वाली ब्रैकेट है। such that B is related with A. तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं ये इक्विवेलेंस क्लास क्या चीज़ होती है, ठीक है। मानिए R कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट X के ऊपर, ठीक है। तो किसी एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होती है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। वो होता है सेट एक्स के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेटेड होंगे, मतलब जिनका पेयर अगर आप ए के साथ बनाओगे तो वो रिलेशन में जाना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड कब बोलते हैं दो एलिमेंट्स को? जब उनका पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। तो वो वाले एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेटेड होंगे, मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो ये बी है ना वो सेकंड एंट्री होनी चाहिए। जब आप पेयर बनाओगे ए को पहला एलिमेंट लेना तो बी को सेकंड वाला एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड होगा, मतलब जिसका पेयर ए के साथ बनाने पे रिलेशन में जाएगा, वो ए की इक्विवेलेंस क्लास में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से सीखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, ये मैंने एक सेट ले लिया। अब इसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेता हूं। एंड आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 be an equivalence relation, be an equivalence relation on X। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने एक सेट लिया X और R, उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन रखी है। देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इसमें वो सारे पेयर जिनका फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट सेम है वो आ रहा है। पहले तो ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये X क्रॉस X का सबसेट है।
और इसमें वो सारे पेयर हैं जिनका फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट सेम है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। और हर एक पेयर का उलट भी इसमें है तो सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ बन रही थी ए बी बी सी, फिर ए सी भी आर में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। देखो अगर आपको 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा किस किस का पेयर 1 के साथ बनाने पे रिलेशन में आता है। देखो पहले 1 का पेयर 1 के साथ ही बनाया गया है, सेकंड एंट्री को देखना आप, ठीक है। फिर 1 का पेयर 2 के साथ बनाया गया है, 1 फर्स्ट एंट्री, और जो सेकंड एंट्री होगी वो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 1 और 2 आ रहा है, ओके। उसके बाद अगर आप 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखोगे तो देखिए 2 के साथ कौन कौन रिलेटेड है। 2 के साथ 2 रिलेटेड है, 2 का पेयर 2 के साथ बनाने पे रिलेशन में गया है, 2 का पेयर 1 के साथ बनाने पे रिलेशन में गया हुआ है। जो 2 के साथ सेकंड एंट्री होगा वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में खाली 3 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये होती है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास जो है वो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर आर किसी सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उस सेट के किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होती है कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट उस सेट का उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, मतलब किस किस का पेयर उस एलिमेंट के साथ बनाने पे रिलेशन में जाएगा। सेकंड एंट्री को देखना है आपने। जैसे देखो यहाँ पे 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएगा, जो 1 के साथ रिलेटेड है, मतलब जिसका पेयर 1 के साथ बनाने पे रिलेशन में जाएगा। देखो 1 के साथ पेयर 1 के साथ बनाने पे आर में है, 1 का पेयर 2 के साथ बनाने पे आर में है। जो सेकंड एंट्री होगी वो इक्विवेलेंस क्लास में लिखनी है, ओके। 3 की इक्विवेलेंस क्लास में देखो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 3 आ रहा है क्योंकि 3 के साथ सिर्फ 3 ही रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। सपोज दैट R is an equivalence relation. R is an equivalence relation on a set X. On a set X. Show that, देखिए फर्स्ट पार्ट में दिखाना है A belongs to the equivalence class of A for all A belonging to X, ओके। फिर सेकंड पार्ट में दिखाना है A belongs to the equivalence class of B if and only if equivalence class of A is equal to equivalence class of B for all A B belonging to X। और तीसरा equivalence class of A is equal to equivalence class of B or equivalence class of A intersection equivalence class of B is equal to phi for all A B belonging to X। That is any two equivalence classes, any two equivalence classes are either identical or are disjoint, ओके। सो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर, ठीक है। पहले आपने समझा इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की होती है कि भाई उस सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है, अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उनका जो सेट होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ गिवन एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है,
पहले पार्ट में बताया गया है कोई भी एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है। जैसे आपने पीछे देखा 1 1 की इक्विवेलेंस क्लास में था, 2 2 की इक्विवेलेंस क्लास में था, 3 3 की इक्विवेलेंस क्लास में था। कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में कब जाएगा? जब उनकी इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगी। जैसे देखो यहाँ पे 1 जो है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो आप देख सकते हो दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम ही है यहाँ पे। या 2 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है तो दोनों की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? सेम। ठीक है, तो यही बोला है कि अगर ए जो है बी की इक्विवेलेंस क्लास में है तो फिर उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगी। दूसरी बात, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर होती हैं या डिसजॉइंट होगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये दो इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर है और पहली और तीसरी या दूसरी और तीसरी वो डिसजॉइंट है। तो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, सारे रिजल्ट्स आप पीछे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ए बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मतलब कोई भी एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे आर कैसा रिलेशन है, बिकॉज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स के ऊपर। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, देयरफॉर आर कैसी रिलेशन होगी? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा, हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट का पेयर अपने आप के साथ बनाएंगे तो उस रिलेशन में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बल्कि जितने भी एलिमेंट सेट के हैं वो अपने आप के साथ रिलेटेड होते हैं, उनका पेयर अपने आप के साथ बनाने पे उस रिलेशन में जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ए जो है वो रिलेटेड होगा ए के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एक्स। मतलब अगर x में 1 2 3 है तो 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, मतलब उनका जो वो पेयर है वो रिलेशन में जाएगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है। तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में कौन होता है? जो ए के साथ रिलेटेड होता है, तो यहाँ ए के साथ ए भी रिलेटेड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव करा। अब हमें दिखाना है कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में कब जाएगा। आप एग्जांपल से इन सब को देख सकते हो। आपने देखा होगा 1 1 की इक्विवेलेंस क्लास में, 2 2 की इक्विवेलेंस क्लास में, 3 3 की इक्विवेलेंस क्लास में, तो फर्स्ट पार्ट वही था। 1 2 की इक्विवेलेंस क्लास में था और 2 1 की इक्विवेलेंस क्लास में था, तो वहाँ दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर थी। फिर देखा था हमने 1 और 2 इक्विवेलेंस क्लास क्या आ रही थी? आइडेंटिकल, और 1 और 3 की या 2 और 3 की डिसजॉइंट आ रही थी। तो थर्ड पार्ट में वही दिखाना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे इफ एंड ऑनली इफ है, पहले ये कंडीशन मान के ये प्रूव करो, फिर ये मान के ये प्रूव करो। ठीक है, फर्स्टली सपोज दैट ए बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। तो मेरे को दिखाना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अब किसके बराबर होनी चाहिए? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के बराबर। फिलहाल अगर ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में है तो ए रिलेटेड होगा बी के साथ, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन रखिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें वो एलिमेंट आते हैं जो उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारी रिलेशन जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो सिमेट्रिक भी होगी। अगर ए रिलेटेड है बी के साथ तो बी भी फिर रिलेटेड होगा ए के साथ। मतलब अगर ए और बी का पेयर रिलेशन में है तो फिर बी और ए, मतलब 1 2 अगर आर में है तो 2 1 भी आर में होगा। देयरफॉर बी इज रिलेटेड विद ए, ये सेकंड इक्वेशन रखेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आर इज सिमेट्रिक है, तो वो इक्विवेलेंस, तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करती है। ओके, अब आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी को बराबर शो करना है। उसके लिए आप इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट करिए, यहाँ एलिमेंट लेके इसमें शो करिए, फिर इसमें एलिमेंट लेके इसमें शो करिए। लेट P बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब शो करिए ये B की इक्विवेलेंस क्लास में भी है। ठीक है, अगर P A की इक्विवेलेंस क्लास में है तो P रिलेटेड होगा A के साथ। ठीक है, अब देखो इसको हम रख लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देख लो आप थर्ड
और फर्स्ट को देखो, P इज रिलेटेड विद A और यहाँ पे A इज रिलेटेड विद B, तो P इज रिलेटेड विद B हो जाएगा क्योंकि R ट्रांजिटिव रिलेशन भी है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव, फर्स्ट और थर्ड से क्या आएगा, P इज रिलेटेड विद B बिकॉज R इज ट्रांजिटिव, मैंने आधा लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब P जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा, क्योंकि B की इक्विवेलेंस क्लास में वो जाता है जो B के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट और थर्ड को देखा आपने, P इज रिलेटेड विद A एंड देन A इज रिलेटेड विद B, तो जब रिलेशन ट्रांजिटिव होता है तो P रिलेटेड हो जाएगा किसके साथ, B के साथ, ठीक है। अब देखिए P आपने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में लिया, दिखाया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में, मतलब इसमें लिया इसमें दिखाया, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A सबसेट हो गई किसका, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, ठीक है। इसको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब उल्टा भी हम करेंगे। अब क्या करोगे, आप B की इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट लेके E की इक्विवेलेंस क्लास में दिखाओ, ठीक है। लेट Q बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, Q जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास में है, तो फिर Q रिलेटेड होगा किसके साथ, B के साथ। इसको रखो फोर्थ इक्वेशन। अब सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो, Q इज रिलेटेड विद B और यहाँ पे सेकंड में देखो B इज रिलेटेड विद A, Q इज रिलेटेड विद B हमने फोर्थ रखी है एंड B इज रिलेटेड विद A सेकंड है, ठीक है। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी हैव, क्या हो जाएगा, Q रिलेट करेगा A के साथ, ओके बेटा। इसका मतलब Q बिलोंग करेगा A की इक्विवेलेंस क्लास में, लिया था B में, दिखाया A में, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B सबसेट हो गई किसका, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। दोनों एक दूसरे का सबसेट है, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर हो जाएंगी, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। ओके स्टूडेंट्स, अब हम उल्टा करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले हमने ये देखिए क्वेश्चन था A B की इक्विवेलेंस क्लास में कब जाएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, तो मैंने ये मान के ये प्रूव किया, अब इसको मान के ये प्रूव करूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उल्टा हम मान लेते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट A belongs to the equivalence class of B, तो इसका मतलब फिर सॉरी ये हमें दिखाना है, मानेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, उल्टा ये मानेंगे। और अब हमें दिखाना है A बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में A बिलोंग करेगा A की इक्विवेलेंस क्लास में, बिकॉज ऑफ पार्ट फर्स्ट जो हमने प्रूव करा। तो यहाँ पे तो हमने माना A की इक्विवेलेंस क्लास B के बराबर है, तो A चला जाएगा B की इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए सेकंड पार्ट में था कि A B की इक्विवेलेंस क्लास में कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। पहले हमने मान लिया A B की इक्विवेलेंस क्लास में है, तो फिर A रिलेटेड हो जाएगा B के साथ, तो रिलेशन सिमेट्रिक है, तो उल्टा भी हो जाएगा, B इज रिलेटेड विद A। अब देखो हमें इन दोनों को बराबर करना है, इसमें एलिमेंट लेके इसमें दिखाओ, P बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, फिर शो करेंगे P बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। P अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में है तो P रिलेटेड होगा A के साथ, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या, ये डेफिनेशन हो गई इक्विवेलेंस क्लास की। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक होगा। सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, जल्दी मैंने तेज बोला। पहले A हमने B की इक्विवेलेंस क्लास में लिया, तो A रिलेटेड होगा B के साथ, लेकिन रिलेशन इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक होगा, तो B इज रिलेटेड विद A।
अब इन दोनों को बराबर करने के लिए एक दूसरे का सबसेट करना है। इसमें ले लो पी, पी ए के साथ रिलेटेड होगा, फिर फर्स्ट और थर्ड को देखिए, पी इज रिलेटेड विद ए इज रिलेटेड विद बी, सो पी इज रिलेटेड विद बी, तो पी जाएगा बी की इक्विवेलेंस क्लास में, तो ए की इक्विवेलेंस क्लास सबसेट हो गई बी की इक्विवेलेंस क्लास का। फिर हमने क्यू लिया बी में, क्यू रिलेटेड है बी के साथ। सेकंड इक्वेशन थी बी इज रिलेटेड विद ए, तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्यू रिलेटेड हो जाएगा ए के साथ, क्योंकि आर ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी होती है। ठीक है, इस तरह से क्यू चला गया ए की इक्विवेलेंस क्लास में, उल्टा भी सबसेट हो गया, दोनों बराबर हो गए। कन्वर्सली हमने माना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, और अब हम शो करने जा रहे हैं, क्या शो करेंगे बेटा, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा ए इज बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो वहां से फिर ए बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए किसके बराबर है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, कई बार बोल भी चुका हूँ, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में करिए, ताकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ें और ये चैनल आगे बढ़ सके। अगर ये चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको ही फ़ायदा है। देखिए सारा मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझाई जाएंगी, कोई पैसा नहीं लगेगा आप लोगों का। ठीक है, ऐसे आप लोग बाहर ऑफलाइन मोड में जाके 10-10, 20-20 हज़ार ट्यूशनें पे करोगे, ठीक है, चार्जेस पे करोगे, फ़ी पे करोगे। यहाँ पे मैं आपको फ्री में सारा अपने चैनल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, मुझे आगे बढ़ाएं, ठीक है, ताकि हम सब लोग एक साथ चल के हम सब लोगों की ग्रोथ हो सके, मेरा भी चैनल आगे बढ़ेगा और आप लोगों का सारा काम फ्री में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए जो भी मैथमेटिक्स में अभी ऑनर्स की डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो आपको किसी भी सेमेस्टर का मिलता है उसको जोड़िए, क्योंकि हमें इस चैनल पे आपको हर सेमेस्टर के अलावा आप जो भी आगे एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम का मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। हमें दिखाना है कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो बराबर होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं। थर्ड पार्ट ये है, एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास ए और बी की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो डिसजॉइंट होंगी, तो फिर तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ़ equivalence class of A intersection equivalence class of B is equal to phi, then there is nothing to prove। ओके बेटा, देखो अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस जो आपको मिल रही हैं, अगर वो डिसजॉइंट है तो फिर हो क्या ना, या तो डिसजॉइंट होनी चाहिए या आइडेंटिकल। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम मानेंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। जब डिसजॉइंट नहीं है उस केस में वो क्या निकलनी चाहिए, फिर आइडेंटिकल, क्योंकि बोला गया है कि या तो आइडेंटिकल होंगी या डिसजॉइंट होंगी। अब अगर वो पहले ही डिसजॉइंट मिल गई आपको तो क्वेश्चन खत्म हो गया, तो मैं बोलूँगा कि मैं मान लूँगा कि वो डिसजॉइंट नहीं है। इन दैट केस वो क्या निकलनी चाहिए, आइडेंटिकल निकलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, सो लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू फाई, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो एक एलिमेंट ले लेते हैं जो इनमें कॉमन है। लेट पी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ओके बेटा, इसका मतलब P जो है A की इक्विवेलेंस क्लास में भी होगा और P जो है B की इक्विवेलेंस क्लास में भी होगा। ठीक है, अब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में कब जाता है, जब उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर होती हैं, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, और यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B के बराबर।
ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना अभी, ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में कब होता है, इफ एंड ओनली इफ, जब उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर होती है। वही रिजल्ट मैंने यहाँ पे लगाया। थर्ड पार्ट में मुझे प्रूव करना था कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस या दो आइडेंटिकल होती है या डिसजॉइंट होती है। देखिए अगर वो डिसजॉइंट है तो फिर तो आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप मान लो वो डिसजॉइंट नहीं है, इन दैट केस वो क्या निकलनी चाहिए, अगर आइडेंटिकल आप उनको दिखा पाते हो तो इट मीन्स वो रिजल्ट सही बोल रहा है। मैंने माना ये डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब इनमें कोई एलिमेंट कॉमन होगा। पी मैंने मान लिया इनका कॉमन एलिमेंट, कॉमन का मतलब दोनों में है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में तब जाता है जब उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर होती है। अब देखो इसकी भी इक्विवेलेंस क्लास पी के बराबर है, इसकी भी इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। इसका मतलब अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी 5 नहीं है तो देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए किसके बराबर है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। इसका मतलब कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आइडेंटिकल होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस और either identical or are disjoint। तो इसका मतलब कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस या दो आइडेंटिकल होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है पार्टीशन का। पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पार्टीशन क्या होता है, ठीक है। अ कलेक्शन ए लैम्डा, अ कलेक्शन ए लैम्डा, ठीक है, ऑफ सबसेट्स ऑफ a set X, of a set X is said to form a partition of X, is said to form a partition of X, ठीक है। if फर्स्ट कंडीशन है x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है ए लैम्डाज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ए लैम्डाज आर पेयर वाइज disjoint, that is if lambda 1 is not equal to lambda 2, then a lambda 1 intersection a lambda 2 is equal to 5। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पार्टीशन को मैंने आपको बताया है। पार्टीशन क्या होता है, मानिए एक्स आपके पास कोई सेट है, उस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उन सबसेट्स की कलेक्शन को हम बोलेंगे कि वो पार्टीशन बना रहा है। उन सबसेट्स की कलेक्शन को बोलेंगे वो क्या बना रहा है, पार्टीशन बना रहा है। अगर हमारे पास क्या होगा, उन सभी सबसेट्स की यूनियन करके वो सेट बनेगा, उन सभी सबसेट्स की यूनियन करके वो सेट बनेगा। और अगर आप कोई भी दो सेट्स लेते हो वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। आपको मैं ये एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जांपल से सीखिए। लेट x इज इक्वल टू
1 2 3, that x is equal to 1 2 3, a1 is equal to singleton 1, a2 is equal to 2 3। अब देखिए ये हमारे पास एक सेट है और ये इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों सबसेट्स की कलेक्शन लोगे वो इस सेट का पार्टीशन बनाएगा। क्यों? अगर आप इनकी यूनियन करते हो तो ये सेट आ जाता है और ये दोनों आपस में क्या हैं? डिसजॉइंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे देन सेट A1, A2 is a collection of subsets of X, is a collection of subsets of X, is a collection of subsets of X such that X जो है वो हमारे पास आएगा A1 यूनियन A2 और इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो कलेक्शन है A1, A2 ये क्या बना रहा है? ये पार्टीशन बना रहा है X का, फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ X। तो पार्टीशन का मतलब होता है, देखो किसी भी सेट का पार्टीशन होता है उसके सबसेट्स की कलेक्शन, मतलब मगर हर एक कलेक्शन सबसेट्स की लोगे तो वो पार्टीशन नहीं होता है। उसके लिए क्या कंडीशनें हैं? वो जो सबसेट्स की कलेक्शन ली है उन सबसेट्स की यूनियन करके वो सेट बनना चाहिए और कोई भी दो सबसेट्स उस कलेक्शन से लोगे तो वो डिसजॉइंट होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इन दो सबसेट्स जो x के सबसेट्स हैं इनकी कलेक्शन ली, अगर हम इनकी यूनियन करेंगे तो x सेट बनता है और अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करें तो वो एम्प्टी सेट आता है, मतलब डिसजॉइंट भी है और उनकी यूनियन करके सेट x बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो सबसेट्स की कलेक्शन यहाँ पर इस सेट की मैंने ली हुई है, हालांकि और भी सबसेट्स यहाँ पे बनेंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे 2⁻³ 8 बनेंगे, 8 में से मैंने 2 ही लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके सबसेट्स की कलेक्शन अगर हम ले लेते हैं तो बोलेंगे सारे सबसेट्स की लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सबसेट्स ले लो, सारे भी चल सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उनकी यूनियन करके वो सेट बनना चाहिए और कोई से भी दो उनमें लोगे तो वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पार्टीशन के ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पार्टीशन के ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ। प्रूव दैट the distinct equivalence classes prove that the distinct equivalence classes of an equivalence relation on a set form a partition of that set, form a partition of that set। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट के ऊपर तो उसके रिस्पेक्ट में आप इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करते हो ना, तो जो भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस वहाँ पे बनेंगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब उनमें कम से कम एक एलिमेंट डिफर करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो उस सेट का क्या बनाएंगी? पार्टीशन। मतलब अगर आपके पास एक सेट है
और उस सेट के ऊपर क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में आप इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हो। तो जो भी उस सेट की डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो इक्विवेलेंस क्लासेस जो है उस सेट का पार्टीशन बनाएंगी। जैसे देखो, हम दोबारा वो एग्जांपल जो आपको दिखाया था वो दिखाते हैं फिर से। देखिए, ये 1 2 3 हमने लिया हुआ था, यहाँ पर ये मैंने इसके ऊपर लिया था इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये थी यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस। इनमें डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन सी है, 1 और 3 की डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इस सेट का क्या बना रही है, पार्टीशन। क्योंकि देखो, ये दोनों सेट की यूनियन करके ये एक्स बनता है और ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 दे कैन आल्सो फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ दिस सेट। ठीक है। सो यही क्वेश्चन है कि भाई अगर आपके पास एक सेट है और उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में आप उस सेट के सारे एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर जो भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब उनमें कम से कम एक एलिमेंट डिफर करना चाहिए। ठीक है। तो वो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस जो है उस सेट का क्या बनाती हैं, पार्टीशन। ठीक है। सो ये हमको शो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन let R be an equivalence relation on a non-empty set X। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या शो करना पड़ेगा पार्टीशन के लिए। पार्टीशन के लिए दिखाना पड़ेगा कि जितनी भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस है उनकी यूनियन करके ये सेट बनता है। फर्स्ट कंडीशन तो यही होता है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो भी तो सबसेट्स ही होती हैं गिवन सेट की। ठीक है। तो पार्टीशन में क्या होता है कि सबसेट्स की कलेक्शन पार्टीशन बनाती है जब उन सबसेट्स की यूनियन उस सेट के बराबर आती है। तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए, जो भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनकी यूनियन के बराबर। सो फर्स्ट कंडीशन आपको शो करनी पड़ेगी, एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू एक्स। जो भी यहाँ पर x के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी उनकी यूनियन करके x आना चाहिए, और ये इक्विवेलेंस क्लासेस डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है। डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन करके x आना चाहिए। याद करो, आपको पार्टीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या सिखाई हमने, कि जो भी वहाँ पे सबसेट्स की कलेक्शन होगी उनकी यूनियन सेट के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर सबसेट्स की जगह कौन से सबसेट्स हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस आर आल्सो द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। सो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा सबसे पहले कि सेट एक्स जो है वो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर करने हैं। उसके लिए आपको इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसेट के लिए इसमें एलिमेंट ले लो पहले, ये पहली कंडीशन आपको दिखानी है। ठीक है। तो लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, ये पहला कंडीशन आपको प्रूव करना है। ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, अब आपको ये इधर पहुंचाना है। ठीक है। बिकॉज आर कैसा है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव होगी। फिर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होता है, मतलब हर एक एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में जाता है। ठीक है। तो ए बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एक्स। तो देखो क्या है कि अगर आप x का कोई भी एलिमेंट लोगे वो तो अपनी इक्विवेलेंस क्लास में है, जैसे 1 1 की इक्विवेलेंस क्लास में, 2 2 की इक्विवेलेंस क्लास में, 3 3 की इक्विवेलेंस क्लास में है ही है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो x है वो यूनियन का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट यहाँ पे है, मान लो x में 10 एलिमेंट हैं 1 से 10 तक, तो 1 1 की इक्विवेलेंस क्लास में होगा, 2 2 की इक्विवेलेंस क्लास में होगा, 3 3 की इक्विवेलेंस क्लास में होगा। तो इसके सारे एलिमेंट इस यूनियन में मौजूद हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंगिंग टू एक्स। देखो, आपके पास
अगर एक्स से आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो यूनियन में जाएगा ही जाएगा। अगर आप टू लोगे तो वो टू की इक्विवेलेंस क्लास में होगा। जब टू की इक्विवेलेंस क्लास में होगा तो इस पूरी यूनियन में जाएगा, क्योंकि यूनियन में जाने के लिए कम से कम एक इक्विवेलेंस क्लास में जाना उसका ज़रूरी है। तो मैंने ए यहाँ एक्स में लिया था, दिखाया यूनियन में। जैसे अगर मैं यहाँ टू लूँगा तो टू टू की इक्विवेलेंस क्लास में होगा, फिर वो इन सभी की यूनियन में माना जाएगा, क्योंकि यूनियन में जाने के लिए उसको ज़रूरी कंडीशन है कम से कम एक में जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई x जो है वो सबसेट हो गया किसका, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंगिंग टू x। ओके, अब उल्टा भी सबसेट करेंगे हम शो। ठीक है, उल्टा देखिए कैसे करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए की डेफिनेशन होती है b बिलोंगिंग टू x साइज दैट b इज रिलेटेड विद a। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे उसमें x के ही एलिमेंट होते हैं जो उसके साथ रिलेटेड हैं। पांच में वो पांच की इक्विवेलेंस क्लास में x के ही एलिमेंट आएंगे जो पांच के साथ रिलेटेड है, जिनका पेयर बनाने पर रिलेशन में जाएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री रखना है पांच के साथ। ठीक है, तो अब देखो जो भी इक्विवेलेंस क्लास आप लोगे यहाँ पे उसके अंदर x के ही एलिमेंट हैं, तो सारी इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर x के एलिमेंट है, तो उनकी यूनियन जो होगी उसमें भी x के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a जो है वो सबसेट है x का, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू x। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो x का ही सबसेट है, क्योंकि उसमें x के ही एलिमेंट है। तो जब आप यूनियन करोगे तो यूनियन करके भी x में ही जाएगा और कहीं थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फर्स्ट कंडीशन दिखाई कि जो सेट x है वो यहाँ पर किसके बराबर है, जितनी भी उसके एलिमेंट्स की अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनकी यूनियन के बराबर है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस बेसिकली वो भी सबसेट्स होते हैं गिवन सेट के, क्योंकि पार्टीशन की डेफिनेशन में बताया था कि कोई कलेक्शन सबसेट्स की उस सेट का पार्टीशन तब बनाती है जब उन सबसेट्स की यूनियन उस सेट के बराबर होगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास बोल रहा है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस आर आल्सो द सबसेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो पार्टीशन की थी कि कोई कलेक्शन ऑफ सबसेट्स कब बनाएगी गिवन सेट का पार्टीशन, जब उन सबसेट्स की यूनियन करके गिवन सेट आएगा। तो यहाँ पर जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस x की हैं उनकी यूनियन करके x आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे कोई इक्विवेलेंस क्लास रिपीट हो रही है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो फिर ये सारी क्या हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे if we delete the repetition from this union, then x is the union of distinct equivalence classes। ओके, तो देखो मैंने बताया पहले x को इस यूनियन के बराबर दिखाया, अगर इसमें कोई रेपिटेशन हो रही है उस रेपिटेशन को हम डिलीट करेंगे तो x बन जाएगा यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। अब सेकंड कंडीशन जो है वो पार्टीशन की क्या है, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में डिसजॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो डिस्टिंक्ट वाली हैं। ठीक है, तो वो तो डिस्जॉइंट होंगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आइडेंटिकल होती है या डिसजॉइंट। अब डिस्टिंक्ट वाली आइडेंटिकल तो हो नहीं सकती, वो तो डिसजॉइंट ही होंगी ना। तो सेकंड कंडीशन में हमें दिखाना है वी विल शो दैट एनी टू distinct equivalence classes are disjoint। ओके स्टूडेंट्स,
तो हम शो करेंगे कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस जो डिस्टिंक्ट हैं वो क्या हैं, डिसजॉइंट। तो लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कामा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी बी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, वियर ये ए और बी एक्स के ही एलिमेंट होंगे। दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ले ली मैंने। अब मुझे दिखाना ये डिसजॉइंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट वाली होंगी ही डिसजॉइंट, क्योंकि हमने पीछे प्रूव करा था ना इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आइडेंटिकल होती है या डिसजॉइंट। अब डिस्टिंक्ट वाली तो आइडेंटिकल होंगी नहीं, वो डिसजॉइंट ही होंगी। आप चाहो तो यहाँ शार्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। इफ पॉसिबल let equivalence class of A intersection equivalence class of B is not equal to phi, ठीक है। हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये हमारे पास, हमें तो दिखाना ये डिसजॉइंट है। 2 मिनट के लिए मानते हैं ये डिसजॉइंट नहीं है। ऐसा मानने पे अगर कंट्राडिक्शन आएगी तो हम बोलेंगे हमारी सपोजिशन गलत है, ठीक है, ठीक है। If possible, let equivalence class of A intersection equivalence class of B is not equal to phi, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा नॉइज आ रहा है, जो पुराने लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि वीडियो बनाते समय बात शात करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अभी देखिए हमें दिखाना है कि यहाँ पे कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस जो डिस्टिंक्ट वाली हैं वो डिसजॉइंट हैं, ठीक है। तो हमने 2 मिनट के लिए मान लिया कि वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, ये मान लिया डिसजॉइंट नहीं है। ऐसा मानने पे अगर कंट्राडिक्शन आएगी तो बोलेंगे सपोजिशन गलत है, इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। आप चाहो तो यहाँ पर वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, वी नो दैट एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर identical or disjoint, but distinct equivalence classes can't be identical and hence they are disjoint। अगर शॉर्ट में करना है, मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे दिखाना ये डिसजॉइंट है, मैं कंट्राडिक्शन से शो करूँगा। मैंने 2 मिनट के लिए माना कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। ऐसा मानने पे अब अगर मुझे कंट्राडिक्शन आएगी तो बोलूँगा सपोजिशन गलत है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, इन दोनों को आइडेंटिकल दिखा दूंगा। क्या दिखाऊंगा, आइडेंटिकल। अब अगर ये डिसजॉइंट है नहीं तो आइडेंटिकल कैसे हो जाएंगी, वो फिर कंट्राडिक्शन आ गई ना, ठीक है। अगर ये हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है मतलब इनमें कुछ न कुछ कॉमन है, ठीक है, तो फिर उस केस में वो फिर आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, लेट x belongs to equivalence class of A intersection equivalence class of B, ठीक है। ये डिसजॉइंट नहीं है मतलब इनमें कुछ कॉमन है तो मैंने x ले लिया, ठीक है। x बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में और x बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में, ओके। तो यहाँ पे x रिलेटेड होगा किसके साथ, A के साथ, और x रिलेटेड होगा B के साथ। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास हमारी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन फिर सिमेट्रिक भी हो जाती है। A इज रिलेटेड विद x एंड B इज रिलेटेड विद x, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A को दिखाऊंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B के बराबर, ठीक है। तो देखो अगर मैं दिखाऊंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो तो कंट्राडिक्शन आ गई ना, वो हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट P बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, लेट P बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो इसका मतलब P रिलेटेड है किसके साथ, A के साथ। अब यहाँ पे देखो सेकंड में A रिलेटेड है किसके साथ, X के साथ,
इसका मतलब P रिलेटेड हो जाएगा X के साथ, बट फर्स्ट में देखो X रिलेटेड है B के साथ, तो P रिलेटेड हो जाएगा किसके साथ, B के साथ। तो P इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में था तो P चला गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A सबसेट हो गया किसका, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B का। अब मैं B में एक एलिमेंट लेता हूँ Q, लेट Q बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, फिर Q रिलेटेड होगा P के साथ, बट B किसके साथ रिलेटेड है, X के साथ, इम्प्लाइज Q रिलेटेड हो जाएगा X के साथ, क्योंकि रिलेशन ट्रांजिटिव है ना, बट X रिलेटेड है A के साथ, तो Q रिलेटेड हो जाएगा A के साथ। तो इस तरह से Q बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में, तो B की इक्विवेलेंस क्लास भी सबसेट हो गई किसका, A का इक्विवेलेंस क्लास का। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सबसेट। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B के बराबर। ठीक है, देखिए देयरफॉर यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B के बराबर। लेकिन ये कंट्राडिक्शन आई, क्यों आएगी कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना है इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन ली है, तो डिस्टिंक्ट वाली बराबर कैसे होंगी, डिस्टिंक्ट का मतलब है उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। ठीक है, बट इट कंट्राडिक्ट्स दैट, but it contradicts that equivalence class of A and equivalence class of B are distinct। ठीक है, इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है, therefore our supposition is wrong। ठीक है, क्या सपोजिशन थी कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी है वो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, डिसजॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर x जो है यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस के बराबर है, और कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में क्या है, डिसजॉइंट। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर द डिस्टिंक्ट equivalence classes of X form a partition of X, form a partition of X। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये पार्टीशन वाला सवाल मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमें दिखाना था कि कोई भी सेट जो है वो अपनी अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस की पार्टीशन हो, जो उसकी अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस की कलेक्शन होती है, जो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं उस सेट की, वो उसका पार्टीशन बनाती हैं। मतलब उन इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन करके वो सेट आना चाहिए, और कोई भी दो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में डिसजॉइंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्स को दिखाया इन इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन के बराबर, हमने ए एक्स में लिया और इस यूनियन में कैसे पहुंचाया। अब देखो अगर आप 2 लोगे तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में है, जब 2 की इक्विवेलेंस क्लास में है तो आप पूरी यूनियन में उसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यूनियन में जाने के लिए कम से कम एक में होना चाहिए। ठीक है, हो गया एक साइड से सबसेट। दूसरे साइड से कैसे सबसेट करेंगे, हर एक इक्विवेलेंस क्लास में तो एक्स के ही सब एलिमेंट है, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस एक्स का ही सबसेट है, विद द रिजल्ट उनकी यूनियन जो होगी वो भी एक्स का ही क्या होगी, सबसेट। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे इस यूनियन में कोई इक्विवेलेंस क्लासेस रिपीट हो रही हैं तो उनको डिलीट कर दो, तो एक्स हो जाएगा यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। सेकंड कंडीशन थी कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट दिखानी थी हमको। ठीक है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस को डिसजॉइंट दिखाना था। हमने दो इक्विवेलेंस क्लासेस ली और माना वो डिसजॉइंट नहीं है। ऐसा मानने पे अगर कंट्राडिक्शन आएगी तो बोलेंगे ना सपोजिशन गलत है, तो वो डिसजॉइंट हो जाएंगी। अब हम कंट्राडिक्शन क्या ला रहे हैं यहाँ पे, हम दिखाएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ये क्यों आएगी कंट्राडिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो डिस्टिंक्ट है, बट आप उनको आइडेंटिकल दिखाओगे तो वो तो कंट्राडिक्ट करेगा ना जो गिवन कंडीशन है कि इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ से आगे बस सीधे दिखाना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर
इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, मतलब इनमें कुछ कॉमन है, तो हमने x लिया, x दोनों में होगा, दोनों के साथ रिलेटेड होगा, रिलेशन इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा, तो उलट भी सही होगा, a इज रिलेटेड विद x एंड b इज रिलेटेड विद x। हमें यहाँ कंट्राडिक्शन क्या दिखानी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, क्योंकि वो तो डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट वाले आइडेंटिकल कैसे दिखाए होंगे, वो कंट्राडिक्शन आएगी। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के बराबर करने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट कर लिए। पी लिया मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, तो वो रिलेटेड होगा ए के साथ, ए एक्स के साथ रिलेटेड है, पी एक्स के साथ रिलेट हो जाएगा, एक्स रिलेटेड है बी के साथ, तो पी रिलेट करेगा बी के साथ। इस तरह से पी चला गया बी की इक्विवेलेंस क्लास बी की इक्विवेलेंस क्लास में, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सबसेट हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी का। उलट करिए, बी में लीजिए और ए में दिखाइए, क्यू रिलेट करेगा बी के साथ, बी एक्स के साथ रिलेट कर रहा है तो क्यू रिलेट कर गया एक्स के साथ, एक्स रिलेट करेगा ए के साथ तो क्यू रिलेट करेगा ए के साथ। इस तरह से बी की इक्विवेलेंस क्लास भी सबसेट है किसका, ए का। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ये कंट्राडिक्शन आया, क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी हमने माना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वाले कैसे आइडेंटिकल होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपकी सपोजिशन जो थी कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में डिसजॉइंट नहीं है, वो गलत है, यूर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू 5, मतलब कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में डिसजॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, और उनकी यूनियन करके सेट एक्स बन रहा है, इसका मतलब वो एक्स का क्या बना रही हैं, पार्टीशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।